Yes, good afternoon everyone. This is the continuation video of chemistry class 11 solution lecture number 2. In this lecture we will cover up solution of solid in liquids, right? And again I'll tell you solute and solvent together they make solution, right? जब भी आप किसी सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं कॉन्टिन्यूसली किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूट होगा वो लगातार डिसॉल्व होता रहेगा और जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की वो लगातार बढ़ती रहेगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन कहते हैं। अब एक बार एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, वो उसी को सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं, जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाओगे। मैंने पहले भी 9th क्लास में आपको काफ़ी एग्जांपल दिए हैं। जैसे बच्चों के लिए सैचुरेटेड पॉइंट आजकल आधे घंटे का भी स्टैमिना नहीं है बच्चों का, क्योंकि 15 सेकंड की रील में ही बोर हो जाते हैं, वो भी पूरी नहीं देख पाते, आगे कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ें फ़र्क स्टडीज़ पे पड़ता है, क्योंकि आप 15 सेकंड भी एक चीज़ को लगातार उस पर फोकस नहीं बना के रख पा रहे हैं, वो भी आप फटाफट स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं स्टडीज़ में भी सर 15-20 मिनट पढ़ने के बाद भी आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद आपको कितना भी समझाओ आप कहोगे हमें समझ नहीं आएगा। तो ऐसा ही उसके साथ होता है, और सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर पाओगे सॉल्वेंट के अंदर, वो बस सेटल अप होता जाएगा बॉटम पर। आप अगर उसको थोड़ा सा हीट कर दोगे तो टेम्परेचर राइज कर देते हैं तो वो पॉइंट बढ़ जाता है। ये सब हमने 9th में पढ़ा हुआ, राइट। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो लगातार कोलाइड करते रहते हैं सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ, और फिर सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्यूशन से। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ डिसॉल्यूशन जो होगा वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल आ जाएगा, और इसी इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, राइट। तो सॉल्यूशन जो होता है इस स्टेज पे उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है जिसमें आप और सॉल्यूट को सेम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं कर पाते, और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की बस डेफिनेशन याद रखना, किसी भी सॉलिड या लिक्विड के अंदर किसी भी टेम्परेचर पे जितना आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड ग्राम्स में आप ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में, या उसी को ही हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं पीयूष, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे कि सॉल्यूट का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर, टेम्परेचर। वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। जनरली हम ये कहते हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व करता है, जो केमिकली उसके सिमिलर होता है, और इसे हम लाइक डिसॉल्व लाइक से भी बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये कहती है कि आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl वो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, और काफ़ी कम सॉल्युबल होते हैं या लगभग इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन या ईथर में। तो नॉन पोलेंट जिन्हें हम कोवलेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर ही सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन, ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम CCl4 भी कहते हैं, राइट। और काफ़ी कम ये सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन सॉल्ट NaCl, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, वो किस में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, वाटर में, शुगर की बजाय। और सॉल्युबिलिटीज जो हैं उसकी वाटर में कितनी है, 5.3 मोल्स पर लीटर या 3.8 मोल्स पर लीटर है। आयोडीन की बात करें, जो कि एक कोवलेंट सब्सटेंस है, वो अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल है, और CCl4 के अंदर जो है वो अल्कोहल में वो ज़्यादा सॉल्युबल है CCl4 की बजाय। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीज़न है इसका सॉल्युबिलिटी का। आयनिक कंपाउंड की बात करें तो वो डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती हैं, और कोई भी चीज़ जितना स्ट्रांगली जुड़ी होगी उसे ब्रेक कराना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है, राइट।
तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव पोल्स की प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव पोल्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, वो भी एक सॉल्वेंट है। उसकी सिचुएशन को आप ऐसे जैसे इस फिगर में समझाया हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको समझाया हुआ है, ऊपर फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आयंस को पुल करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो उनमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो कट ऑफ हो जाती है। फर्दर जो आयंस होते हैं दीज आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल से ही सराउंडेड है, और वो एक तरह का एनवलप बनाते हैं आयंस का उसके अराउंड, और फर्दर प्रिवेंट करते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ आयंस को। यही जो आयंस होते हैं फिर ये फ्रीली मूव करते हैं सॉल्यूशन में, इन्हें हम हाइड्रेटेड भी कहते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखी है कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है आयनिक कंपाउंड को स्प्लिट अप करने के लिए आयंस में, उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, वो दी जाती है, और आयंस जो है हाइड्रेटेड होते हैं क्योंकि वाटर उसमें से निकल जाता है। एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व कर जाता है और हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होगी अगर लैटिस एनर्जी से, ये अंडरलाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि जो बेस्ट वाटर जो है बेस्ट पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। उसमें लिक्विड अमोनिया, लिक्विड हाइड्रोजन सल्फाइड या लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आ जाते हैं। और अगर मैं नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करूं जो डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सिमिलर होती है सॉल्यूट के, सॉल्यूट सॉल्वेंट के, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में। अब क्या फर्क होता है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी में? अगर हम टेम्परेचर के इफेक्ट में बात करेंगे, वेरियस आयनिक सब्सटेंसेस को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी लगातार टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो अधिकतर सब्सटेंस जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब जो रीजन है इस बिहेवियर का, इन सब सब्सटेंसेस का, वो एंडोथर्मिक होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसे आप हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब लीच एट लायर प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम भी किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और लगातार अधिकतर जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूशन में पास होगा। अब हम बात करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस की जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है लगातार, जिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, Na2CO3.H2O, इन सब की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब उसको हीट अप करेंगे। अब ऐसा किस वजह से होता है? प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन जो होता है इन सब्सटेंसेस का वो एक्सोथर्मिक होता है, उसमें हीट निकलती है, इस वजह से ऐसा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस की जिनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना तो डिक्रीज करती है ना तो इंक्रीज करती है लगातार। ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट करने पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिनका एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O, उसे हीट किया है, ये CaCl2.4H2O बना, फर्दर CaCl2.2H2O बना, तो ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस फॉर्म बनाते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में ये इवेपोरेट हो गया वाटर, वी आर लेफ्ट विद ओनली सोडियम सल्फेट। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं ये लगातार कोई कॉन्टिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बताते सॉल्युबिलिटी का। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम सल्फेट में जो सॉल्युबिलिटी है पहले वो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगी, और फिर वो फर्दर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये सब्सटेंस दूसरे स्टेट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट में ऐसा
32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल सारे इवेपोरेट हो गए। अगर आप इन्हीं के वो ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, इन्हीं सॉल्युबिलिटीज को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट टेम्परेचर ग्राफ पे, तो ये जो कर्व ऑब्टेन हो रहे हैं इन्हें हम सॉल्युबिलिटी कर्व्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर फिगर ए और बी में आप देख सकते हैं, ये पोटेशियम नाइट्रेट का ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी, सेम टेम्परेचर पे देख रहे हो, पर ये सोडियम नाइट्रेट हो गया, KCl NCl सबके अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, बाईहाइड्रेट या टेट्राहाइड्रेट या हेक्सा या सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट, इन सब के अलग अलग है। ठीक है, तो ये कर्व आप ये ग्राफ बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं रफली और देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। प्रेशर का काफ़ी कम इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर सॉलिड की लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अगर आप अपनी नॉलेज और बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये नर्न्स के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एक्सट्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद ही रीड कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड की। सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड में अधिकतर सारी जो गैसेस होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं वाटर में अलग अलग एक्सटेंट में। यही जो एग्जिस्टेंस होता है एक्वेटिक लाइफ का लेक्स में, रिवर्स में, क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन गैस पानी में घुल जाती है। इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल तो सरवाइव कर पाते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर में ही जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी को वो यूज करते हैं। कई जो गैसेस होती हैं वो ऐसे सॉल्वेंट जैसे कि इथेनॉल या बेंजीन, इनमें भी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा पीयूष जरा आप ये डेफिनेशन पढ़ें सॉल्युबिलिटी की। The solubility of any gas in a particular liquid is the volume of the gas in cc that can dissolve in unit volume of the liquid to form the saturated solution at the temperature of the experiment and under a pressure of 1 atmosphere. ओके, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है किसी भी गैस की किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, ये वॉल्यूम होता है गैस का, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, उसे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर आप उसे यूनिट वॉल्यूम में लेंगे, वॉल्यूम का यूनिट यहाँ सेंटीमीटर क्यूब या लीटर में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए उसी टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट के दौरान और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं तो उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो मेथड होता है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं गैस का, और इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे हम मोलैरिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, और मोलैरिटी इज द मोल्स ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोल पर लीटर में हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, या मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी आप चाहें तो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम पीयूष बात करेंगे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी की। ये अलग अलग थे ना, याद है ना, गैस एंड लिक्विड, गैस एंड गैस, इस तरीके से। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस पर और सॉल्वेंट पर। गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये वाटर में डिसॉल्व होती हैं स्मॉल एक्सटेंट पर, जबकि गैसेस जैसे कि CO2, HCl, अमोनिया, ये हाईली सॉल्युबल होती हैं। जितनी ज़्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी होगी ड्यू टू द रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और CO2 का, तो वो अधिकतर सॉल्युबल होती हैं इथेनॉल में देन इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, जबकि H2S और अमोनिया जो हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं वाटर में देन इन इथेनॉल। तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होंगी किसी सॉल्वेंट के अंदर ड्यू टू द केमिकल सिमिलैरिटी बिटवीन द गैस एंड द सॉल्वेंट। टेम्परेचर की इफेक्ट की अगर आप बात करोगे पीयूष, तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और ऐसा इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सॉल्यूशन है गैस का, कई बार वो
एक्सपेल कर दिया जाता है सॉल्यूशन से तो सेम रिजल्ट आता है ऑल्टरनेट मैनर में। तो याद रखना गैस और सॉल्वेंट इस बार मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट रिलीज होगी, ठीक है। अगर आप ली चटलायर प्रिंसिपल यहाँ पर लगाते हैं तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम इस बार बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होगी। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो ज़्यादा सॉल्युबल है नाइट्रोजन गैस की बजाय किसी भी टेम्परेचर पे, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है इन दोनों गैसेस की वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये बात भी हम नोट कर सकते हैं कि जनरली जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कई एक्सेप्शंस भी हैं, एग्जांपल के तौर पे जो सॉल्युबिलिटी है कई स्पैरिंगली सॉल्युबल गैसेस की जैसे कि हाइड्रोजन और कुछ इनर्ट गैसेस की हम बात करें तो वो स्लाइटली टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे कि हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और एसीटोन में चेंज आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेशर के इफेक्ट की, इसे हम हेनरीज लॉ से समझ सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इस बात को प्रभावित करेगा कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कैसे चेंज होती है। काफ़ी लिटिल थॉट दे गई है इस पर कि अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे ओवर लिक्विड तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये भी हमने 9th में पढ़ा अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि गैसेस में कंप्रेशन ज़्यादा होता है, सॉलिड में बहुत कम, ना के बराबर होता ही नहीं है, राइट। और लिक्विड में कम होता है कंपैरेटिवली, सॉलिड से ज़्यादा पर गैसेस से कम। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस तरीके से ही कंप्रेस की जाती हैं। अगर आप बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड की तो आपको एक सिस्टम को कंसिडर करना है जो कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। जो लोअर पार्ट है सॉल्यूशन का और जो अपर पार्ट है वो गैशियस है, राइट। लोअर पार्ट जो है सॉल्यूशन है और ये अपर पार्ट गैशियस है, ठीक है। प्रेशर यहाँ पर हमने स्मॉल p लिया और टेम्परेचर कैपिटल T लिया है। सपोज कर लीजिए सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेट ऑफ गैशियस पार्टिकल जो एंटर कर रहे हैं गैस के पार्टिकल और जो लीव कर रहे हैं सॉल्यूशन से वो रेट बराबर है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिसॉल्यूशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बराबर है। तो अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं सिस्टम में जैसा कि फिगर में दिखाया गया है तो जो गैस है वो कंप्रेस हो जाएगी स्मॉलर वॉल्यूम में, जिसकी वजह से नंबर ऑफ गैशियस जो पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज करेंगे। इस रिजल्ट की वजह से जो नंबर ऑफ गैशियस पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस ऑफ सॉल्यूशन पर और फर्दर उसमें जो एंटर कर रहे हैं वो भी इंक्रीज करेंगे जब तक एक नया इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं गैस के सॉल्यूशन से ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्वांटिटेटिवली जो इफेक्ट है प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड पे वो मिस्टर हेनरी ने 1803 में किया था स्टडी, इस वजह से इसको हेनरीज लॉ भी कहते हैं। उन्होंने पीयूष पढ़ के बताइए क्या बात बताई थी। The mass of a gas dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. तो उन्होंने कहा था कि जो मास होता है जो गैस डिसॉल्व हो रही है गिवन वॉल्यूम पर लिक्विड में और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकली दिखाना चाहें तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है। ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। आपको पता है फिजिक्स में अगर सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, राइट। अगर इसे इक्वल लाते हैं तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल K यहाँ कांस्टेंट एंड टू p। ये तो पता ही है आपको पीयूष, m क्या है, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, p इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम और K यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस पर। तो हेनरी के लॉ ने कहा था कि भाई सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ गैस के इक्विलिब्रियम में विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ एक छोटा सा मतलब उसी को मोल फ्रैक्शन की टर्म में अगर आप
एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा XA इज इक्वल टू K डैश इंटू P ऑफ ए। XA यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है गैस का सॉल्यूशन में, PA यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है गैस का, और K डैश क्या दे रखा है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दे रखा है जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे। तो यहीं फर्दर PA हो जाएगा 1 ओवर K डैश इंटू XA। 1 ओवर K डैश को मैंने KH से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो KH जो है 1 बाय K डैश है। तो याद रखिएगा कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का वेपर फेज P के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन X के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये प्रेशर और ये XA दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो KH का जो यूनिट हो जाएगा इस हिसाब से एटमॉस्फेरिक या बार हो जाएगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, हेनरी ने हेनरी के कांस्टेंट के नाम से अलग अलग गैसेस के अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यूज हैं, और एक ग्राफ है मेरे लेफ्ट में मोल फ्रैक्शन का और इक्विलिब्रियम प्रेशर का, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा इक्विलिब्रियम प्रेशर भी इंक्रीज होगा, राइट। तो इसके बाद हमने पीयूष इनसे कुछ बातें सीखी। एक तो मैंने ये बताया कि जो हेनरी का कांस्टेंट है KH, वो नेचर ऑफ गैस का ही फंक्शन है। जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी ही लोअर सॉल्युबिलिटी होगी गैस की सेम प्रेशर पर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जो वैल्यू होगा KH का वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सच दैट उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेम प्रेशर पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और टेबल है जिसमें वैल्यू दे रखी है हेनरी कांस्टेंट की कई गैसेस के लिए अलग अलग सॉल्वेंट्स में। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है हेनरी के लॉ की। हेनरी का लॉ तभी एप्लीकेबल है कि अगर कुछ कंडीशंस आप पूरी करते हैं, जैसे कि प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और गैस को बिल्कुल आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए। गैस को किसी कंपाउंड फॉर्मेशन में सॉल्वेंट के साथ नहीं जाना चाहिए, या एसोसिएट होना चाहिए या डिसोसिएट होना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लॉ तब एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा कि अगर अमोनिया में वाटर आप ऐड कराते हैं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करोगे तो अमोनियम आयन बन रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है। सिमिलरली ये लॉ तब एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा अगर आप HCl का डिसोल्यूशन करते हैं वाटर के अंदर, राइट। तो इसे ब्रेक करते हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट भी आपने पढ़ा है, H पॉजिटिव और Cl माइनस। अब मैं चाहूँगा पीयूष आप ये पहली दो एप्लीकेशन जरा हेनरी के लॉ की रीड करें। Applications of Henry's law in the production of carbonated beverages. To increase the solubility of CO2 in soft drinks, soda, water, as well as beer, champagne, etc., the bottles are sealed under the high pressure. When the bottle is opened to the air, the partial pressure of CO2 above the solution decreases. As a result, solubility decreases and hence CO2 bubbles out. In the deep sea divers or scuba divers depend upon compressed air for their oxygen supply. According to Henry's law, solubilities of gas increase with pressure. Thus, both N2 and O2 will dissolve considerably in the blood and other body fluids. Oxygen is used up for metabolism, but due to the high pressure and greater solubility, N2 will remain dissolved and will form bubbles under the driver comes to the atmospheric pressure. These bubbles affect nerves impulse and give rise to disease called bends or decompression sickness. To avoid bends and also the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the cylinder used by the drivers are filled with air diluted with helium. Okay. तो इसकी कुछ एप्लीकेशन, कुछ यूजेस हैं, जैसे कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपकी, उसमें अगर CO2 का सॉल्युबिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर या सोडा वाटर में या बियर में या शैम्पेन में ऐसी बॉटल्स को सील किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, ताकि जब बॉटल ओपन होगी तो जो पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का
जो सॉल्यूशन से ऊपर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी और CO2 के बबल जो हैं बाहर आएंगे, राइट। बियर में, शैम्पेन में, आपकी थम्स अप को कोई भी ब्रांड आप उठा लो, यही सब होता है। डीप सी डाइविंग, अगर आप समुद्र में गोता लगाने की सोच रहे हैं, तो डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, जिन्हें हम स्कूबा डाइवर्स भी कहते हैं, वो डिपेंड करेंगे कंप्रेस एयर पर अपनी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। तो हेनरी का लॉ कहता है, देख लो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लो इसकी, राइट। स्कूबा डाइविंग ये बड़ा फेमस है भाई, लोग काफ़ी करते हैं। तो हेनरी का लॉ ये कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस की वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही डिसॉल्व कर जाएंगी ब्लड के अंदर और बाकी बॉडी फ्लूइड्स में। यही ऑक्सीजन को आप मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करेंगे, लेकिन हाई पार्शियल प्रेशर होने की वजह से जितना आप गहरा पानी में उतरेंगे, नाइट्रोजन डिसॉल्व रहेगी और बबल्स बनाएगी, और जब डाइवर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएंगे ये बबल्स हमारे नर्व इम्पल्सेस को अफेक्ट करेंगे, और इससे उन्हें एक डिसीज हो सकती है या बेंड्स हो सकते, उसे बेंड्स कहते हैं या डीकम्प्रेशन सिकनेस भी कहते हैं। इन बेंड्स को अवॉइड करने के लिए और टॉक्सिक इफेक्ट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन के ब्लड में अवॉइड करने के लिए सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं डाइवर्स के द्वारा, जो डीप सी डाइविंग करते हैं, और उन्हें डाइल्यूट कराया जाता है हीलियम के साथ। ये परसेंटेज है, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हीलियम का। इसके अलावा हम इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे लंग्स में, इसके फंक्शंस की। जब एयर एंटर करेगी लंग्स में, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का काफ़ी हाई होगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। यही जो पार्शियल प्रेशर है O2 का टिश्यूज में काफ़ी लो होगा, और ये रिलीज कर देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, जो यूटिलाइज किया जाएगा सेल्स के फंक्शनिंग में। क्लाइंबर्स या ऐसे लोग जो हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का काफ़ी कम होता है ग्राउंड लेवल से। ये मैंने देखा है व्हेन आई वेंट टू केदारनाथ इन 2007, एट दैट टाइम आई वाज 28 ईयर मे बी, बट स्टिल आफ्टर walking through that slopey mountain, I remember all my oxygen was drained off. It was very difficult to walk because the oxygen level was low there. ठीक है, मतलब 11 किलोमीटर चढ़ने के बाद मुझे याद है एक कदम भी आगे रखना बड़ा मुश्किल हो गया था। सो लास्ट के वो 3 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मैंने किए थे, आई रिमेम्बर। ठीक है, ऑक्सीजन ऊपर लो हो जाती है, और तब तो मैं 28 का था, 41 42 अब तो और मुश्किल हो जाएगा चढ़ना। ठीक है, एक तो वो माउंटेन बड़ा स्लोप था बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एज अ रिजल्ट तो लो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का ब्लड में और टिश्यूज में, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं या जो क्लाइंबर्स होते हैं, तो इसी वजह से वो वीक फील करते हैं, थकान होती है और प्रॉपरली सोच नहीं पाते, और उन्हें एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं एनॉक्सिया, राइट। तो ये जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको पढ़ाया, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स से, के एच तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंट उसमें वैल्यू गिवन होगी, डोंट वरी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहूंगा पीयूष आप प्रॉब्लम नंबर 1 रीड करें। Okay. If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how much millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 26.48 K bar. ओके, देखिए मान लीजिए कि नाइट्रोजन गैस को बबल किया जा रहा है, आप प्लीज साथ साथ चाहें तो अपनी रजिस्टर में भी कर सकते हैं पीयूष ये वाले क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन गैस को बबल किया जा रहा है 293 केल्विन पे, तो आपको बताना है कितने मिली मोल्स नाइट्रोजन गैस के जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में। और ये आपको एज्यूम करना है कि जो नाइट्रोजन है वो एक्सर्ट कर रही है एक पार्शियल प्रेशर 0.987 बार का, और ये सारा डेटा आपको गिवन है। तो अभी अभी हेनरी लॉ से फॉर्मूला आपको याद ही होगा, प्रेशर इज इक्वल टू के एच टू एक्स, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की बात हो रही है तभी राइटर ने यहाँ नीचे N2 लिख दिया। तो x N2 हमें निकालना है, वो हो जाएगा दिस विल कम इन डिनोमिनेटर,
बाकी वैल्यूज आपको गिवन ही है। ये Pn2 आपको 0.987 बार, प्रेशर का यूनिट बार होता है आपको पता ही है। KH कांस्टेंट है और ये किलो बार में दिया हुआ है, तो इसे अगर बार में करना है तो आप चाहें तो अभी बुक में कर सकते हैं पीयूष, अगर स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, फिर बाद में आराम से कर लेना कॉपी में। ये 00 से 00 काट दीजिए, वी आर लेफ्ट विथ 76480, ठीक है, बार्स। तभी यहाँ पे ये यूज़ किया है। कैलकुलेशन पार्ट तो आप खुद ही करना है, तो आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस अगर प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो xN2 हमारा याद है, कल लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला सिखाया था आपको, n/n प्लस ये 55.5 आ गया। तो मतलब इसे n को नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि n काफ़ी छोटा है 55.5 से ना, और डायरेक्टली इसकी वैल्यूज इसे सॉल्व कर लो। xN2 हमारा ये आया था, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। n हमारा लगभग 71.595 इंटू 10⁻⁵ मोल आ जाएगा। इसे ऐसे ब्रेक कर लो, 10⁻² अलग और 10⁻³ अलग। 10⁻³ को मिली लिख दिया मैंने, और 10⁻² की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.71, ये राउंड ऑफ होके 6 हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 प्लीज पीयूष। Okay. At what partial pressure oxygen will have solubility of 0.05 gram per liter in water at 293 Kelvin? Henry's constant for O2 in water is 293 Kelvin is 34.86 kilobar. Assume the density of solution to be same as that of solvent. ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि किस पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो 0.05 ग्राम पर लीटर होगी वाटर के अंदर 293 केल्विन पे, और हेनरी का जो कांस्टेंट है वो दिया है 34, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ 34860 बार हो जाएगा, ठीक है ना। और डेंसिटी सॉल्यूशन की सेम है। देखो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, आपको पता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हम 1000 ग्राम मान रहे हैं, तो मास सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 1000 माइनस में 0.05 थी ना, वो माइनस कर लो, लगभग 1000 ही आएगा, वरना कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगी आपकी। तो एन आपको निकालना है, वो हो जाएगा 1000 ओवर में 18, क्योंकि वाटर का मोलर मास कितना है, 18 है। तो 1000 बाई 18 करोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 55.5। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स फॉर ऑक्सीजन आपने निकालने हैं, तो वो ऑक्सीजन का मास है 0.05 ओवर में ऑक्सीजन का मोलर मास 16 इंटू 2 32 है, तभी यहाँ 32 से डिवाइड किया, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब x निकालना है O2 के लिए, आपको फॉर्मूला पता ही है, NO2 ओवर NO2 प्लस NH2। यहाँ पर NO2 हमारा काफ़ी कम आ रहा है, राइट पीयूष, से नेग्लेक्ट कर दिया है, ये काफ़ी कम आ रहा है ना, 0.00156 हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये पॉइंट अभी 1 पर है, फिर 1 2 3 यहाँ, ये तो इसे नेग्लेक्ट कर लिया, ठीक है, तभी देखो ना डायरेक्ट ये इसको नेग्लेक्ट कर लिया इस चीज़ को, तो डायरेक्टली पुट करो, कैलकुलेशन पार्ट आप कर ही सकते हो, 2.81 इंटू 10⁵ आ जाएगा। तो P का फॉर्मूला प्रेशर का पता ही था, KH इंटू XO2, ये दिया हुआ था कांस्टेंट 34860, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2.81 इंटू 10⁻⁵ से, आंसर आ जाएगा 0.98 बार। तो इसमें पीयूष ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे, ओके, इसमें ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे, तो आप ये वाले न्यूमेरिकल सेम टाइप के तो अब आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं चाहूँगा आप आगे देखें, जैसे एग्जांपल 3, ऐसे इसके बेसिस पर ये न्यूमेरिकल है, ये आप खुद ही कर लीजिए, ये कुछ आप नॉलेज कंपटीशन के लिए ये रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पीयूष हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड की, राइट। सॉलिड के जो सॉल्यूशन होते हैं, एक सेकेंड, ये माउस हमारा हिल जाता है बार बार, एक सेकेंड इसके साथ। ओके, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड की बात करेंगे, इन्हें सॉलिड सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। सॉलिड सॉल्यूशन जो होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है, जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इसमें सॉलिड होंगे। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन
कुछ एटम्स आयन या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सॉलिड के, वो प्रेजेंट होते हैं लेटिस साइट्स पर, उन्हें रिप्लेस करा दिया जाता है एटम्स के द्वारा, आयंस के द्वारा या मॉलिक्यूल्स के द्वारा। ठीक है, बाकी सिमिलर सॉलिड्स के साथ जिनका साइज सिमिलर है, तो ऐसे जो सॉलिड ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल है ब्रास, ब्रॉन्ज, मोनल मेटल। इसके अलावा इंटरस्टिटल सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे। इनके अंदर जो लैटिस होता है सॉलिड का, जिसे होस्ट भी कहते हैं, कई एटम सॉलिड के वो स्मॉल होते हैं साइज में, आप यहाँ देख भी सकते हैं फिगर में। ठीक है, ए वाला जो है ये सब्स्टिट्यूशनल को दिखा रहा है, और जो बी वाला है ये इंटरस्टिटल को। देख रहे हो ना, इसमें एटम्स कई बहुत स्मॉल होते हैं, राइट। तो वो कम स्पेस लेते हैं, कम साइड्स लेते हैं गैप में या सॉलिड में जो ऑब्टेन होते हैं। तो ऐसे कुछ कॉमन एग्जांपल जो हैं इस टाइप के क्या हैं, टंगस्टन कार्बाइड, जिसमें टंगस्टन एटम जो है अरेंज किया जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। तो जो कार्बन का जो एटम होता है, ये बस रीड कर लेना पीयूष, वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, बस आप टाइप के नाम ही याद कर लेना और क्या दोनों में डिफरेंस है ये याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की लिक्विड सॉल्यूशन में जो होता है, और राउल्ट्स लॉ की। सबसे पहले बात करते हैं पीयूष वेपर प्रेशर की। प्योर लिक्विड किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इवैक्यूएटेड वेसल में लिया गया, जिसे एक थर्मोस्टेट में रखा गया है, जो कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे है, और जो वेसल है उसको मैनोमीटर से, मैनोमीटर ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, कनेक्ट कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख भी सकते हैं। तो जितना वेपर स्पेस के अंदर लिक्विड के ऊपर सॉल्यूशन में वो इंक्रीज करेगा जब तक वो कांस्टेंट ना हो जाए, और ऐसा होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, और जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। तभी जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या आप प्लीज रीड करेंगे वेपर प्रेशर की डेफिनेशन? Okay, sir. Vapor pressure of a liquid or solution is the pressure exerted by vapors in equilibrium with the liquid or solution at a particular temperature. तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का या सॉल्यूशन का ये एक ऐसा प्रेशर है जो वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है इक्विलिब्रियम में with the liquid solution at a particular temperature. फैक्टर्स की बात करें जो अफेक्ट करेंगे वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि नेचर ऑफ द लिक्विड पर और टेम्परेचर पे। जितना वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट में वेपर्स निकलेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिक्विड को लीव कर पाएंगे और वेपर फेस में आ पाएंगे। इस रीजन की वजह से ही जो वेपर प्रेशर होता है डाई इथाइल ईथर का वो ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ इथाइल अल्कोहल। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर के वेपर प्रेशर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग मतलब वो उसके इनवर्स में प्रोपोर्शन में है, राइट। ये बात ध्यान रखना मोटी मोटी। और जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का वो क्लॉजियस क्लैपेरॉन, ये नेम है साइंटिस्ट के, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। लॉग आपको आता ही है लेने, ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हो सकता है, आगे न्यूमेरिकल भी हो। आगे बात करेंगे हम वेपर प्रेशर की, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की और राउल्ट्स लॉ की। ये फेमस फ्रेंच केमिस्ट हैं, मतलब उस समय जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होते थे उन्हें केमिस्ट कहते थे, मैंने पहले भी बताया। एफ.एम. राउल्ट 1886 के अंदर इन्होंने ये लॉ दिया जिसे राउल्ट्स लॉ कहते हैं। इन्होंने बोला था किसी भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है एक कंपोनेंट का एक गिवन टेम्परेचर पे, वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state। इसी चीज को यहाँ पर डिराइव भी कर रखा है। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, पी ए इज इक्वल टू एक्स से पी, यहाँ पर ये प्योर स्टेट में प्रेशर है, ठीक है ना। देखो पार्शियल प्रेशर पी ए और पी बी है, और उनके वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए या पी डिग्री ए और पी डिग्री बी कहते हैं। तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो कैपिटल पी हमारा हो जाएगा 1 माइनस
एक्स बी इंटू पी डिग्री ए प्लस एक्स बी इंटू पी। तो कोई भी मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद रख लेना ये वाला, ओके। इस पर बेस्ड ही आगे आएंगे। यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट्स है, पी डिग्री ए और पी डिग्री बी कॉन्स्टेंट है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ एक रिलेशनशिप आप देख सकते हैं जिसमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिया, ये बना के देख लेना। अब कुछ इनमें से पॉइंट हैं ऐसे सॉल्यूशन को आपने नोट करने हैं। सबसे पहले ये राउल्ट्स का जो लॉ है जो ऊपर हमने आपको एक्सप्लेन किया, ये तभी एप्लीकेबल है जब दो कंपोनेंट्स सॉल्यूशन बनाएंगे। दो कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर प्रोपेनोन वोलेटाइल लिक्विड है, पेट्रोल वोलेटाइल है, राइट। पेट्रोल के मतलब क्या आप छोड़ दोगे ना स्कूटी और उसके, तो पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है, ओपन में रख दोगे किसी कंटेनर में। ये जो लॉ है ये दो लिक्विड पे एप्लीकेबल नहीं है और कंप्लीटली मिसेसेबल नहीं है। पीएक्स डायग्राम जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला, ठीक है, इस डायग्राम में एक्स ए और जो एक्स बी है वो मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है लिक्विड फेज के अंदर। दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट वोलाटाइल हैं और वेपर प्रेशर जो है वो कंटेन करेगा, तो जो वेपर हैं वो रिच हो जाएंगे ज़्यादा और वोलाटाइल कॉन्स्टेंट। ये बस रीड कर लेना पीयूष आप, ओके। और लिक्विड पेयर जो हैं वो राउल्ट्स लॉ के वही आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। मेन इस पर ये फॉर्मूले हैं आपके वाई और वाई बी पर, ये मोल फ्रैक्शन की टर्म में हो गया ना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो ये कुछ रिलेशन में अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाले। डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर, जो कि प्योर कंपाउंड के हैं, टोटल वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन में या तो वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। इसके बाद पीयूष हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की और फिर से राउल्ट्स लॉ की। अब हमने यहाँ पर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराया है वेपर प्रेशर पे किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में। ये चीज़ देखी गई है कि जो प्रेजेंस होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो रिड्यूस कराएगा एस्केपिंग टेंडेंसी को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वेपर फेज के अंदर। जितना कम आपका वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, उतना ही सिंपल तरीके से हम उसको एक बीकर में और सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने आइडेंटिकल बीकर लिया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक में प्योर सॉल्वेंट है एक में सॉल्यूशन है, और उसे कवर अप किया है इवैक्यूएटेड बेल जार से, जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, तो लेवल जिसमें वो ज़्यादा फॉल करेगा और जो ज़्यादा इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो राउल्ट का जो लॉ है इन सॉल्यूशन के लिए, उसमें वेपर प्रेशर आपको पता ही है, मोल फ्रैक्शन इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन के इक्वल होता है। तो यहीं से मैं ये फॉर्मूला ध्यान रखना पीयूष, x का PS ओवर P नॉट, मतलब हम कह सकते हैं प्रेशर और x आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और उसका मोल फ्रैक्शन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ हमने पहले भी अभी देखा था, सेम ही ग्राफ है मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन का होता है बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का x1 n1 ओवर n2 और ये PS, ये सारे रिलेशन आपको बस ध्यान में रखना है। तो क्लास ये था हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हमने बात की सॉल्यूशन की, अब किस और वेपर प्रेशर की, राउल्ट्स लॉ की। अब जल्द ही हम आगे के लिए भी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।